देखिए, सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि जो जितने भी जो जीव हैं, है ना, पृथ्वी पर जितने भी जीव जो उपस्थित हैं, वो जो है अपने जो है वो जो है अजैविक घटकों से जो है वो क्या रहता है, लगातार जो है प्रभावित रहता है। और क्योंकि वो जो है किसी न किसी प्रकार से जो है अजैविक घटकों से उनका क्या रहता है, संबंध रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो अजैविक अजैविक जो घटक है उसका क्या मतलब है। अजैविक घटक मतलब जिनमें जो है प्रकृति में जितने भी जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है, तो जिनमें जीव पाया जाता है वो जैविक घटक कहलाते हैं, और जिनमें कोई भी जीव नहीं पाया जाता वो कि सब क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक है। ठीक है ना। तो अजैविक घटक की यदि हम बात करें, जैसे कि मिट्टी है, क्या है, मिट्टी, तो मिट्टी क्या है, एक अजैविक घटक है। इसके अलावा जल जो है, जल भी क्या है, एक अजैविक घटक है। इसमें जल है ना, इसमें जीवन नहीं होता, तो क्या है, ये अजैविक घटक है। इसके अलावा जो है, जैसे कि ये हो गया, मिट्टी है, जल है, वायु है, हवा है ना। हवा भी क्या है, हवा भी जो है अजैविक घटक है। ओके, समझ में आया। तो मिट्टी, जल, वायु है। इसके अलावा जो है जैसे कि प्रकाश है, क्या चीज़ है, प्रकाश। ये सब क्या है, ये सब जो है अजैविक घटक है ना। और इसके अलावा जलवायु है, ये सब क्या है, अजैविक घटक है, जो किसी न किसी प्रकार से जो है प्रकृति में रहने वाले जितने भी जो जीव है उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनके अनुसार ही क्या होता है, उनका जो जीवन जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है ना। जो अजैविक घटक रहते हैं उन्हीं के अनुसार। तो जब हम पिछले क्लास में जब पढ़े थे, क्लास 9 है ना, कक्षा 9वीं में, तो हम जो है एक अध्याय हमने पढ़ा था, जीवों का विकास। ठीक है ना। तो जो है ना, जो हम पढ़े थे उसमें जो है, तो हमने उसमें देखा था कि कुटुम्बसर की गुफा को पढ़े थे, है ना, जिसमें जो है अंधी मछली के बारे में पढ़े थे। तो जितने भी जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने जो है उनका जो आवास होता है, तो आवास में जो है जैविक और अजैविक दोनों घटक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं ना, जो उनके जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। और दोनों घटकों के अनुसार ही क्या होता है, कोई भी जितने भी जीव जो रहते हैं किसी स्थल पर, वो जो है अपना विकास जो है जैविक और अजैविक घटकों के जो है उनकी निर्भरता के अनुसार ही क्या होते हैं, उनका जो है विकास होता है। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसा कि हम देखते हैं, तो यदि कोई जीव है ना, उनको किसी एक आवास पर जो है, जैसे कि हम बात करते हैं जैसे पानी में रहने वाले जो मछली हैं, ठीक है ना, तो वो अगर उनके आवास में जो है क्या है, उनको पर्याप्त मात्रा में जो है संसाधन मिल रहे हैं, है ना, मतलब जो है उनको जो है भोजन के लिए, प्रजनन के लिए और सुरक्षा के लिए अगर उनको जो है पर्याप्त मात्रा में जो संसाधन चाहिए अगर वो मिल रहा है, तो क्या करेंगे, उनका अच्छे से जो है क्या होगा, विकास होगा। और विकास होगा तो उनकी जनसंख्या में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ओके, और यदि उनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उनका विकास तेज़ी से होगा। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा जो है यदि क्या होता है, किसी एक जीव का क्या होता है, कोई एक जीव यदि क्या होता है, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसका जो प्रभाव जो है अन्य जीवों पर भी क्या होता है, पड़ता है ना। यदि कोई एक जीव जो है लगातार, मान लीजिए, अब यहीं पर मान करके चलिए, अगर लगातार जो है बाघ की संख्या, जो बाघ है ना, टाइगर, ठीक है, मान लीजिए लगातार बाघ की संख्या एकदम से बढ़ गई एकदम से, तो क्या होगा, बाघ जो है अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाएगा ना भाई, खाएगा। तो बाघ की संख्या तो लगातार बढ़ेगी तेज़ी से, लेकिन बाकी जो अन्य जीव जंतु हैं उनकी संख्या क्या होगी, घटेगी। इसलिए क्या होता है, जिस जीव के लिए जो है क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं, है ना, तो उनकी संख्या जो है, उनका विकास लगातार होता है, उनकी संख्या भी बढ़ती है, तो अन्य जीवों की संख्या जो है क्या होने लगती है, उसके ऊपर जो है उनका जो है प्रभाव पड़ता है। समझ में आया, ठीक है ना, ये समझ में आया। और यदि प्रकृति से क्या होता है, कोई भी जीव जो है गायब होता है ना, यदि पृथ्वी से जो है कोई भी एक जीव गायब होता है, तो उसका प्रभाव जो है प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो है सभी जीवों के ऊपर पड़ता है। यहाँ तक समझ में आया। अब जो है हम समझेंगे अंतर संबंधों का अध्ययन, कि जो जैविक घटक हैं, है ना, जो जैविक घटक हैं और जो अजैविक घटक हैं, कौन कौन से घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है ना। तो इनमें जो है क्या होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों में जो है क्या होता है, अंतर संबंध होते हैं। समझ में आया। तो जैविक में मैं बता चुका हूँ, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब जैविक घटक हैं, है ना, जिनमें जीवन पाया जाता है। और अजैविक घटक जिनमें जो है जीवन नहीं पाया जाता, जैसे मिट्टी है, हवा है, जल है, ये सब क्या है, प्रकाश है, ये सब अजैविक घटक हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जीवों के जीवन को जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, समझ में आया। यदि हम देखना चाहेंगे कि अंतर संबंधों का अध्ययन करना चाहेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको एक क्रियाकलाप करना होगा। उसके लिए क्या होगा,
1 मीटर का है ना, 1 मीटर का जो है जगह चयन करना होगा, कहीं पर बगीचे में या फिर जहाँ पर कहीं पर भी जो हो, अपने खेत में भी कर सकते हैं ऐसा, जैसे कि ये दिख रहा है ना 1 मीटर का। अब इसमें क्या करना है आपको, 5 दिन तक लगातार जो है प्रत्येक दिन तक जो है 5 दिन तक आपको क्या करना है, 5 दिनों तक यहाँ पर का जो है क्या करना है, इस जगह का जो है अवलोकन करना है कि इसमें जो है कितने पेड़ पौधे हैं, कितने जीव जंतु है ना, देखेंगे, गिनती करेंगे। और इसके अलावा जो ज़मीन जो है उसको भी खोद करके हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उस मिट्टी में वहाँ पर जो 1 मीटर जो लंबाई चौड़ाई का जो क्षेत्रफल है, वहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु हैं, उनको जो है सुबह शाम क्या करेंगे, गिनती करेंगे। ओके, समझ में आया। और इसके बाद जो है हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि क्या जो है यहाँ पर जितने भी जैविक घटक है और जो अजैविक घटक है उनमें कोई संबंध है या फिर नहीं है, इसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप जो है ये वाला जो क्रियाकलाप है उसको आप कर सकते हैं, और जो है वहाँ पर जो है आप जो है जीवों की संख्या को गिन सकते हैं, है ना, कौन कौन से जीव हैं, और इस वहाँ पर जो है कौन कौन से जैविक घटक है, कौन कौन से अजैविक घटक है, दोनों में जो है क्या क्या जो है संबंध है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसका अध्ययन आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद जो है, क्या आपको चिन्हांकित जगह पर कोई खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल नजर आया? तो खाद्य श्रृंखला मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे, है ना, पढ़े भी हैं। खाद्य श्रृंखला मतलब जिसमें क्या होता है, एक लंबी लंबी श्रृंखला मिलती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को, दूसरा जीव तीसरे जीव को ऐसा जो है खाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो एक लंबी श्रृंखला बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल भी वही है जिसमें क्या होता है, कोई एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है, जैसे कि चूहा है, चूहा को कौन खा लिया, सांप खा लिया। ठीक है ना, चूहा को सांप खा लिया, लेकिन सांप को यहाँ पर जो है जो बाज जो है वो क्या कर लेता है, खा लेता है। तो हो सकता है बाज जो है, हो सकता है जो बाज जो है ना, बाज जो है केवल सांप को ही खाया ऐसा जरूरी नहीं है, वो चूहा को भी डायरेक्ट खा सकता है। तो इस प्रकार से जो है क्या बनता है, एक जाल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल। ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्या पूरे बगीचे में कोई खाद्य, ये तो हो गया। आपके इस इलाके में कौन कौन से जैविक अजैविक घटक है, इसको देखना है। तो वहाँ पर आपको मिट्टी मिल जाएगा, है ना, पानी मिल जाएगा। इसके अलावा जो है पानी है, मिट्टी है, हवा तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सब क्या है, अजैविक घटक आपको वहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, तो आपको इस क्रियाकलाप को आपको खुद करना है। ठीक है, एक बार आप जो है क्रियाकलाप अपने घर के आसपास में जो बाड़ी होगा या फिर खेत होगा, है ना, या फिर खाली जगह जो होगा वहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर कौन कौन संसाधन है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है हम समझते हैं, किसी पर्यावरण के छोटे बड़े सभी जीव जंतु भोजन, प्रजनन, सुरक्षा जैसी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर और निर्जीव घटकों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो कोई छोटा जीव जंतु हो या फिर बड़ा जीव जंतु हो, तो सभी जीव जंतु क्या होते हैं, जो पर्यावरण में जो उपस्थित होते हैं वो सब जो है भोजन है ना, भोजन के लिए है, प्रजनन के लिए है, सुरक्षा के लिए जो है क्या होते हैं, सभी जो है एक दूसरे पर जो है ना, जितने भी ये जो जीव जो होते हैं भोजन के लिए, प्रजनन के लिए, सुरक्षा के लिए, ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं, है ना, इसके बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसी के लिए जो है भोजन है, प्रजनन है, सुरक्षा, इन जो आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, इनके लिए हम क्या क्या रहते हैं, जितने भी जीव जंतु जो है वो सजीव के साथ साथ जो निर्जीव घटक जो है ना, उन पर भी क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। समझ में आया। ओके, क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो सजीव घटकों के बीच किस प्रकार की निर्भरता होती है, ठीक है ना। तो सजीव घटकों के बीच यदि हम देखें तो खाद्य जाल और खाद्य जाल है, खाद्य श्रृंखला है, और पारिस्थितिक पिरामिड, है ना, ये सब जो है क्या है, इस प्रकार का जो संबंध जो है, जैसे खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला में जो है एक जीव दूसरे को खाया, दूसरा जीव तीसरे को खाया, तीसरा जीव चौथे को खाया, ये रहता है। खाद्य जाल में क्या रहता है, खाद्य जाल जो है उसमें जो है एक जीव दूसरे को खाया, लेकिन दोनों जीवों को एक तीसरा जीव भी खा सकता है, तो ये क्या है, खाद्य जाल है। पारिस्थितिक पिरामिड आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, है ना, कि कैसे जो है निर्जीव घटकों पर, सजीव घटकों पर और निर्जीव घटकों पर जो जितने भी जो जीव हैं वो निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। तो एक तो हम जो है सजीव घटकों के बीच निर्भरता देख लिए, और दूसरा हम देखेंगे सजीव और निर्जीव घटकों के बीच किस प्रकार की निर्भरता होती है, ठीक है। तो जैसे कि मिट्टी है, हवा है, पानी है, जलवायु है, ये सब क्या है, ये सभी जो है ना, ये जो है सभी जो है निर्जीव घटक हैं। कौन से घटक हैं, निर्जीव घटक हैं। और इन सब का जो
ये इन सब का जो है ये जो जितने भी जो जैसे मिट्टी है, हवा है, पानी है, जलवायु है ना, ये सब निर्जीव घटक है। इन पर भी क्या होते हैं, जितने भी जीव जो है निर्भर रहते हैं। जैसे मिट्टी है ना, तो यदि मिट्टी अगर नहीं होगा, तो यदि हम देखें तो यदि मनुष्य की ही बात करें, यदि मिट्टी नहीं होगा तो कोई पेड़ पौधे उग पाएंगे क्या? नहीं उग पाएंगे। और पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो सीधी सी बात है क्या होगी? एक तो पहली बात तो ये है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी तो हम जो है श्वसन नहीं कर पाएंगे, एक बात हो गई। इसके अलावा जो भोजन जो है हमको जो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, पादप से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे नहीं होंगे मिट्टी के कारण, है ना, मिट्टी नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तभी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा हवा की बात करते हैं तो हवा भी उसी प्रकार से है। हवा के बिना जो है हम जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हवा में ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन मिश्रित होते हैं। ओके, समझ में आया। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं पानी की, पानी के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते और कोई भी पेड़ पौधे जो है जीवित नहीं रह सकते। और जलवायु का भी जो हमारे ऊपर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है ना, क्योंकि जलवायु से ही क्या होता है, कोई भी किसी भी स्थान का जो है वहाँ पर रहने वाले जीव जो है उनका विकास जो है डिसाइड होता है, ठीक है ना। वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर जो है कहीं पर रेगिस्तान बनता है, तो रेगिस्तान किस कारण से बन रहा है, तो रेगिस्तान जो है जलवायु के कारण से बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर वर्षा जो है ठीक से नहीं हो पा रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे कि मौसम है, ठीक है ना, ये है मौसम, ठीक है। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, जलवायु से आप क्या समझते हैं, है ना, इसको भी आप समझ लीजिए। तो जैसे कि मौसम है, मौसम क्या होता है, लगातार जो है जैसे कि वर्षा है, आंधी तूफान है, तो अचानक से जो परिवर्तन होता है, मतलब अल्प समय के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो अल्प समय के लिए जो भी जो है परिवर्तन आता है ना, जलवायु जो भी परिवर्तन आता है, जैसे आंधी तूफान आ गया, पानी वर्षा हो रही है, तो ये सब क्या कहलाता है, ये जो परिवर्तन जो है प्रकृति में ये कहलाता है मौसम। लेकिन कहीं पर जो है मतलब जो है कहीं पर यदि स्थायी रूप से क्या होता है, कहीं पर स्थायी रूप से जो इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है, जैसे कि वर्षा होना है ना, वर्षा है, आंधी तूफान है, या फिर जो भी परिवर्तन होता है प्रकृति में, मौसमी परिवर्तन, यदि जो है अस्थायी समय के लिए होता है तो वो मौसम कहलाता है। लेकिन यदि स्थायी समय के लिए होता है क्या कहलाता है, वो जलवायु कहलाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि हमारे भारत में जब भी जो है वर्षा होती है जून माह में होती है, मतलब जो है जो मानसून जो आता है ना, मानसून, ठीक है ना, वो जून माह में ही आता है, ठीक है, जून माह में ही आता है, उससे पहले जो है नहीं आता, है ना। और उस समय वर्षा होती है लंबे समय तक, जून से लेकर के सितंबर तक। तो इस प्रकार जो दशाएं जो होती है ना, पवन की जो दशाएं जो होती है, जो एक निश्चित मतलब लंबे समय के लिए, यदि कहीं पर पवन की दशाएं जो होती है यदि लंबे समय तक रहती है कहीं पर, है ना, कहीं पर जो है पवन है, और इस जो भी घटनाएं घटती है ना, जो पर्यावरणीय घटनाएं घटती है, जैसे कि वर्षा होती है ना, वर्षा है, पवन चलती है, ये सब जो है यदि ये जो दशाएं हैं, मौसमी जो घटनाएं घटती है ना, यदि लंबे समय तक जो है स्थिर रूप से रहती है, कहीं पर चलती है, तो इसको हम बोलते हैं जलवायु। क्या बोलते हैं, जलवायु, ठीक है। और यदि अल्प समय के लिए हो तो मौसम। समझ में आया। तो जलवायु का भी क्या होता है, हमारे जीवन के ऊपर जितने भी जीव हैं उनके ऊपर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। जलवायु के अनुसार ही हमारा भोजन डिसाइड होता है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है, आवास भी उसी के अनुसार क्या होता है, डिसाइड होता है जलवायु के अनुसार, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब क्या है, ये सब जो है सजीव और निर्जीव घटकों के बीच जो है निर्भरता है ना, कि जितने भी जीव जंतु हैं वो जो है अपने जीवन के लिए जो है मिट्टी, हवा, पानी, जलवायु, मौसम, इन सभी पर क्या होता है, निर्भर होता है। समझ में आया। तो अब हम आगे जानेंगे पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय, ठीक है ना। पारिस्थितिक तंत्र से क्या अभिप्राय है, तो देखिए, प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप एक संचालित व्यवस्था बन जाती है, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रकृति में जो है 2 प्रकार के घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक। कौन से घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, अजैविक घटक, ठीक है। तो अब तो आप जान गए होंगे कि जैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटक क्या होता है, ठीक है ना। अजैविक घटक को ही जो है निर्जीव घटक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनके मध्य क्या होता है, अंतर संबंध होता है, ये किसी न किसी भी प्रकार से क्या होते हैं, एक दूसरे से जो है ये जो है जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर जो है निर्भर होते हैं। समझ में आया। और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। तो इन्हीं दोनों के अंतर संबंधों के कारण जो है एक तंत्र बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र में ही जो है कोई भी जीव जंतु क्या होता है, जीवित रहता है, अपना जो है विकास अच्छे से कर पाता है, और वहीं पर वो जो है उनका जीवन चलता है, और वहीं पर क्या होता है, वहीं पर मतलब जन्म लेता है, और वहीं पर क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस प्रकार से जो एक तंत्र बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, जिसमें जो है जीव जो है एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से क्या होते हैं, मतलब जो है इनके मध्य जो है अंतर संबंध होता है, जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य। समझ में आया। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है अलग अलग जगहों का जो है अलग अलग क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है। जैसे कि यदि हम देखें तो खेत का पारिस्थितिक तंत्र, किसका पारिस्थितिक तंत्र, खेत का पारिस्थितिक तंत्र। तो खेत में यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, अजैविक घटक भी होंगे और जैविक घटक भी होंगे, है ना, मतलब सजीव घटक जो होंगे और एक जो होगा निर्जीव घटक होगा, ठीक है। और उसमें जो है आपस में क्या होंगे, सभी जो है किसी न किसी माध्यम में किसी न किसी रूप में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, मतलब उनके मध्य जो है किसी न किसी प्रकार से जो है संबंध होता है, हर एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। तो खेत का जो है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जो है हम अभी पढ़ेंगे आगे उदाहरण में, है ना। इसके अलावा जैसे समुद्र की बात करते हैं, समुद्र में भी क्या होता है, आपको पारिस्थितिक तंत्र जो है दिखाई देगा, समुद्र में पारिस्थितिक तंत्र दिखाई देगा। इसके अलावा जो है जैसे घास का मैदान है, कहीं पर घास का क्या है, मैदान है, तो घास के मैदान में भी क्या होगा, आपको जो है पारिस्थितिक तंत्र आपको नजर आएगा, है ना। वहाँ पर जो है जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों मिलेंगे, है ना, मतलब सजीव घटक और जो है निर्जीव घटक, और उनमें जो है एक संबंध आपको क्या होगा, दिखाई देगा, किसी न किसी भी प्रकार से जो है एक दूसरे पर क्या होंगे, निर्भर होंगे। जैसे कि हम समुद्र का जो है पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे आपको जो है पानी मिलेगा, निर्जीव घटक कौन सा मिलेगा, पानी मिलेगा, और पानी में ही क्या होंगे, जितने भी जीव जंतु हैं, मछली है ना, मछली है, सांप है, जितने भी जीव हैं वो क्या होंगे, पानी में ही होंगे। तो पानी यहाँ पर क्या है, निर्जीव घटक है, और सजीव घटक कौन से हैं, जितने भी जीव है, मछली है ना, सांप है, या जितने भी जीव जो कहाँ रहते हैं, समुद्र के अंदर में रहते हैं, ठीक है। तो वो सब जो है क्या होंगे, इस पर निर्भर होंगे। इसके अलावा जो है वहाँ पर जो जितने भी कुछ खाद्य संसाधन भी होंगे, है ना, पेड़ पौधे होंगे, वो सब क्या हैं, वो सब जो है समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके अंतर्गत सभी जो है आएंगे और एक दूसरे पर क्या होंगे, निर्भर होंगे। तो इस प्रकार से जो है एक तंत्र बनेगा ना, एक तंत्र जिसमें जितने भी जो है सजीव घटक है और निर्जीव घटक है। जैसे सजीव घटक में पेड़ पौधे हैं और निर्जीव घटक में पानी है, प्रकाश है, वहाँ पर जो खाद्य संसाधन होंगे वो सब, तो ये सब जो है मिल करके जो है एक संबंध बनाते हैं, है ना। और इस प्रकार से एक तंत्र बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। समझ में आया क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र को जो है इंग्लिश में हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 1935 में एक वैज्ञानिक था, एजी टेंसले। कौन थे, एजी टेंसले। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है अजैविक, है ना, इन्होंने जो है ये जो वैज्ञानिक था, इन्होंने जो है क्या किया था, इकोसिस्टम जो शब्द है उसको जो है इन्होंने दिया था। समझ में आया। तो इकोसिस्टम शब्द को इन्होंने दिया था, ठीक है। और जो टेंसले जो था उनके अनुसार देखिए यहाँ पर दिया है, पर्यावरण का अध्ययन उसके सभी जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंधों के आधार पर बना एक व्यवस्था है ना, व्यवस्था अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के रूप में किया जाना चाहिए, अध्ययन को जो है बोल रहा है, ठीक है। इनके कहने का मतलब क्या है कि जो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्या है, जैविक घटक और अजैविक घटकों के जो अंतर संबंध हैं, है ना, जो एक दूसरे पर वो किसी न किसी भी प्रकार से क्या है, निर्भर हैं, तो उनसे जो है उनकी निर्भरता के कारण जो एक व्यवस्था बनता है जिसको हम क्या बोलेंगे, पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए इसमें किसी क्षेत्र विशेष के जैविक समुदाय के साथ अजैविक घटकों के अंतर संबंध तथा उनमें होने वाले फेरबदल की विस्तृत अध्ययन को ही पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया, तो ये समझ गए होंगे। तो ये जो है पारिस्थितिक तंत्र जो है, मैं आप समझ गए होंगे पारिस्थितिक तंत्र कुल मिलाकर के देखा जाए तो क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र जो है एक ऐसा तंत्र है जहाँ पर क्या होता है, जैविक घटक भी उपस्थित होते हैं और अजैविक घटक भी उपस्थित होते हैं, और दोनों जो है क्या होते हैं, एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे पर जो है अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो जो अजैविक घटक है वो तो निर्जीव घटक है, लेकिन सजीव घटक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अजैविक घटकों पर क्या होते हैं, या फिर जो निर्जीव घटक है उन पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं अपनी भोजन के लिए, प्रजनन के लिए, सुरक्षा के लिए। समझ में आया, क्योंकि इनके बिना जो है जो सजीव घटक है वो जीवित नहीं रह सकते। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है
यहाँ तक समझ गए होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र भी जो है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगा, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जैसे कोई पेड़ है, बगीचे हैं, खेत है, तालाब में भी मिल जाएगा, गुफा में है, जंगल है, इन सब में जो है आप क्या कर सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का जो है बहुत अच्छे से पारिस्थितिकी तंत्र को आप देख सकते हैं ना। हम खुद जो है, जो मनुष्य जो है वो खुद एक पारिस्थितिकी तंत्र में रहता है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जो जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे पर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, मतलब अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यदि हम बात करें तो यदि हम देखिए कोशिका जो है ना, एक कोशिका भी जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। कोशिका में भी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, क्योंकि कोशिका में जो है कुछ है ना, कुछ जैविक घटक भी होते हैं, अजैविक घटक भी होते हैं। जैविक घटक में जैसे सूक्ष्म जीव, जैसे कि या फिर जीवाणु है, विषाणु है, ये हो सकते हैं ना। इसके अलावा यदि अजैविक घटक की बात करें तो कई प्रकार के उसमें पदार्थ जो है क्या होते हैं, वहाँ पर उपस्थित होते हैं, किनमें, कोशिकाओं में। तो कोशिका भी क्या है, वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है, उदाहरण है। समझ में आया। अब यहाँ पर हम थोड़ा जान लेते हैं इकोलॉजी शब्द का जो है अर्थ क्या होता है। तो इको का अर्थ होता है घर, क्या होता है, घर, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, मतलब घर का जो है, यदि हम यूनानी भाषा का शब्द है इकोलॉजी जो है ना। तो यदि हम इसकी, है ना, यदि हम देखें इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है किस प्रकार से होता है, तो ये जो है किसी जो है कोई जो सजीव जगत है ना, उनके घर जो है, घर का अध्ययन है कहा जाए तो, है ना, इकोलॉजी जो है। तो मतलब किस, उसी को हम तंत्र बोल रहे हैं कि जहाँ पर क्या होता है, कोई भी जीव जो है क्या होता है, जन्म लेता है, और जन्म लेने के पश्चात जो है वहीं पर क्या करता है, वो जो है अपना जीवन जीता है, और वहीं पर जो है बहुत सारे जो जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं, अन्य जो जीव जंतु हैं या फिर जो है जो जीव जंतु नहीं हैं, उन पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, और इस प्रकार से जो है वो क्या करते हैं, अपने जीवन जो है अपना जीवन जीते हैं, और वहीं पर जन्म लेते हैं, वहीं पर विकास करते हैं, वहीं पर क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो यही क्या है, वही जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। समझ में आया। ओके। उसके बाद जो है अब यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे, धान के खेत का पारिस्थितिकी तंत्र। तो धान के खेत का पारिस्थितिकी तंत्र क्या, किस प्रकार से होता है। तो देखिए धान का जो खेत है, यदि हम उसकी बात करें, है ना, तो धान के खेत में भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए धान के खेत में कौन कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में, इसमें जो है जैविक अजैविक घटक होंगे। यदि हम जैविक घटक की बात करें तो जो धान का जो खेत है ना, धान के खेत में आपको क्या क्या जो है, कौन कौन से जो है जैविक घटक मिल जाएंगे। जैसे कि मछली है, पानी में रहेगी, है ना, मछली है, कीड़े मकोड़े हैं, सांप है, चूहा है, ये सब क्या है, ये सब जो है, और छोटे छोटे, इसके अलावा जो है छोटे छोटे कीट पतंगे होंगे, कई प्रकार के छोटे छोटे जीव होंगे, कुछ सूक्ष्म जीव भी होंगे जो मिट्टी में होंगे। तो यदि हम धान की खेत की बात करते हैं ना, तो धान की का जो खेत है उसमें जो है सबसे पहले देखते हैं निर्जीव घटक या फिर अजैविक घटक कौन कौन से होंगे। तो एक तो होंगे मिट्टी, धान का जो खेत है उसमें जो है मिट्टी होंगे। इसके अलावा जो है पानी है ना, पानी है, ये सब क्या होंगे, ये सब जो है निर्जीव घटक होंगे। ओके। और सजीव घटक की बात करें तो वही आपका जो है पानी, आपका जो है मछली है, सांप मिल जाएगा, चूहा मिल जाएगा धान के खेत में जो है। इसके अलावा जो है कीड़े मकोड़े हैं, है ना, कीट पतंगे, ये सब जो है क्या होंगे, आपको मिल जाएंगे। और जब हम यदि हम इनको जो है ध्यान से देखेंगे तो हमको जो है इनमें जो है कई प्रकार के क्या होंगे, इनमें जो है एक संबंध आपको दिखाई भी देगा जितने भी जीव हैं उनमें, है ना। क्योंकि ये जो है एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र ही होता है जो खेत, जो धान का जो खेत होता है वहाँ, ठीक है। तो वहाँ पर जितने भी जीव हैं वो क्या होते हैं, किसी न किसी माध्यम से जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे खाद्य जाल है, खाद्य श्रृंखला है, ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पर देखिए आपने क्वेश्चन पूछा गया, आपने धान का खेत देखा होगा, अपने अनुभव, है ना, के आधार पर आपको क्या करना है, बताना है कि धान के खेत में कौन कौन से अजैविक घटक होते हैं। तो धान के खेत में आप देखेंगे तो अजैविक घटक कौन कौन से हैं, आपको पानी जो है, मृदा जो है, ये सब क्या होंगे, दिखाई देंगे। ओके। इसके अलावा धान के खेत के खाद्य जाल का एक उदाहरण यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया है ना, देखिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वही मैं बोल रहा था कि जैसे देखिए यहाँ पर धान का जो खेत आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें देखिए धान है, धान को कौन कौन खाता है। तो धान जो है, चूँकि यहाँ पर जो है ये क्या है, धान जो है एक जो है हरा पौधा है ना। तो ये जो है पादप है, मतलब तो ये क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं ना, किसी मतलब उत्पादक है। तो ये सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, और भोजन बना करके क्या करते हैं, जो सौर ऊर्जा जो रहता है उसको रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ओके। और उसके बाद जो है इनको जो है ना, जो
इनको जो है जो पेड़ जो धान के पौधे हैं उनको कौन कौन खाते हैं यहाँ पर जो है, ये खरगोश, गिलहरी, चूहा है ना, और बीज खाने वाले जितने भी जो पक्षी हैं, शाकाहारी जो कीट जो है, मांसाहारी कीट है, ये सब क्या करते हैं, खाते हैं। तो जो हरे पौधे को जो खाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। और ये तो उत्पादक कहलाते हैं जो हरे पेड़ पौधे हैं। और उसके बाद जो है प्राथमिक उपभोक्ता जो है उनको जो खाने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है। और द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले को हम क्या बोलते हैं, तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। और इस प्रकार से जो है हमको जो है एक लंबी लंबी खाद्य श्रृंखला क्या होती है, हमको दिखाई देती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके अलावा यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर जो है जैसे कि ये जो है जो हरे पौधे हैं, है ना, मतलब यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखिए जो हरे पौधे या फिर धान का जो पौधा है उसको कौन खा रहा है, चूहा खा रहा है। चूहा को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है चूहा को जो है लोमड़ी भी क्या कर लेता है, खा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि क्या होता है, केवल जो है चूहे खाते, चूहा है ना, मतलब धान को चूहा खाता, चूहा को सांप खाता और सांप को जो है बाज खाता, है ना। तो इसमें केवल जो है क्या बनता है, एक जो है आपको जो है एक श्रृंखला आपको दिखाई देता है, तभी हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जाल दिखाई दे रहा होगा कि एक जो है प्राथमिक उपभोक्ता को जो है दूसरे उपभोक्ता को तीसरा उपभोक्ता, है ना, और इसी जो प्राथमिक उपभोक्ता को दूसरा उपभोक्ता, तीसरा उपभोक्ता सभी खा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जाल दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। मतलब एक जीव को जो है एक उपभोक्ता को जो है प्राथमिक उपभोक्ता दूसरा उपभोक्ता भी खा रहा है, तीसरा उपभोक्ता भी खा रहा है, चौथा उपभोक्ता भी खा रहा है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो निर्भर होते हैं, ये जो जाल बनता है इसको हम बोलते हैं खाद्य जाल। क्या बोलते हैं, खाद्य जाल। और एक ही दिशा में चलती है तब हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। समझ में आया। तो जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में देखिए कि यहाँ पर जो है 0.1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल लिया गया था, है ना, और उसमें पता लगाया गया कि कितने कितने जो है क्रियाकलाप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है धान के यदि पौधों की बात करें तो 1 लाख धान के पौधे थे, 1000 चूहे क्या थे उसमें थे, है ना, 50 सांप थे और 5 बाज, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में कौन कौन से जीव उपभोक्ता हैं, ठीक है ना। तो हरे पौधे जो है क्या है, उत्पादक हैं, और चूहे है, सांप है, बाज, ये सब क्या है, उपभोक्ता हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है एक चूहा कितने धान के पौधों पर निर्भर है, तो एक चूहा जो है, ये जो है 1000 चूहे हैं, तो लगभग एक चूहे जो है 100 धान पर क्या है, निर्भर है, ठीक है। अब ये जो है आप जो है इसको क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, ठीक है ना, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो सबसे पहला जो जीव है पारिस्थितिक तंत्र में वो जो होता है ना, तो पारिस्थितिक तंत्र में यदि हम बात करें तो जो पौधे जो हैं, जितने भी हरे पौधे हैं वो जो है उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक। और ये उत्पादक क्या करते हैं, ये जो उत्पादक हैं वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सौर ऊर्जा की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। और जो सौर ऊर्जा जो होता है उसको किस में बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। समझ में आया। तो ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, है ना। हरे पेड़ पौधे सभी क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये उत्पादन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हरे पेड़ पौधों को कौन खाते हैं, हरे पेड़ पौधों को जो है जितने भी जीव जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक नहीं, सबसे पहले तो उत्पादक जो होता है, पेड़ पौधे जो है क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, जितने हरे पेड़ पौधे हैं, क्योंकि वो जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद जो है उनको जो खाने वाले रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे भेड़ है ना, बकरी है, गाय है, ये सब क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, जो डायरेक्ट क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, है ना। उसके बाद जो है जो उनको खाने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता, और तृतीयक को खाने वाले चतुर्थ उपभोक्ता कहलाते हैं। समझ में आया। ये तो आप समझ गए होंगे। और इसको जो है पोषक स्तर में यदि देखें तो उत्पादक जो है, जो हरे पेड़ पौधे है वो प्रथम पोषक स्तर है, और द्वितीयक प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक पोषक स्तर। और इस प्रकार से जो है पोषक स्तर का भी क्या होता है, एक स्तर जो होता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं ना, यहाँ तक जो है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए
है ना, यहाँ पर जो है जो समुदाय जो रहता है ना, जीवों का जो समुदाय रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी जो है संसाधनों के लिए क्या रहता है, कंपटीशन रहता है ना, प्रतिस्पर्धा रहता है कि जो जीव जितना ज़्यादा क्या होता है शक्तिशाली रहता है या अपना संसाधन जो है क्या कर पाता है, जुटा पाता है ना, तो वो जो है उतना ही उनका क्या होता है विकास होता है अन्य जीवों की तुलना में। तो इसलिए क्या होता है कंपटीशन चलते रहता है भोजन के लिए, पानी के लिए, है ना, संसाधनों के लिए। समझ में आया। और यहाँ पर देखिए जो 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 प्राथमिक जो पहला जो पोषक स्तर रहता है उस पर जो है दूसरा पोषक स्तर क्या रहता है, निर्भर करता है। समझ में आ रहा है ना, उस पर निर्भर रहता है। और इसके अलावा जो है जो उसके बाद का जो पोषक स्तर है वो सब क्या होते हैं, बाद के जीवों पर क्या होते हैं बाद का जो पोषक स्तर है उस पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, मतलब जो है प्रथम पोषक स्तर है उस पर द्वितीय पोषक स्तर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। और द्वितीय पोषक स्तर के ऊपर जो है तृतीय पोषक स्तर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये चलते रहता है क्रम जो है। समझ में आया। इसके अलावा जो है यदि हम बात करते हैं तो जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, इसमें जो है यदि हम कुछ मतलब जो है कुछ जीवों की बात करते हैं जो क्या होते हैं अपशिष्ट पदार्थों और जो है मृत जीवों के जो शरीर है उनसे अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि कौवा है ना, कौवा है, तिलचट्टा है ना। इसके अलावा जो है अपघटक है कुछ, जैसे जीवाणु है, कवक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो है जितने भी जो मृत जीव जंतु हैं या फिर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। और उनके जो जटिल अणु जो होते हैं उनको सरल अणुओं में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है ना ये अपघटक है, अपमार्जक या अपघटक कहलाते हैं। जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो है द्वितीयक उपभोक्ता हो या फिर जो है तृतीयक उपभोक्ता हो, ठीक है ना, शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी हो, दोनों का क्या करते हैं, वो जब उनके अपशिष्ट पदार्थ हैं या फिर वो जब मर जाते हैं तो उनके शरीर को क्या करते हैं, अपघटित करते हैं। मतलब उनका शरीर जिन यौगिकों से मिलकर बना होता है उन यौगिकों को क्या कर देता है, तोड़ देता है। छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे अणु जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़कर क्या कर देते हैं, प्रकृति में मुक्त कर देते हैं। और वो जो है पुनः कहाँ पर पहुंच जाता है, जो प्राथमिक जो पोषक स्तर होता है ना पेड़ पौधे, वहाँ पर पहुंच जाता है। और इस प्रकार से जो है एक चक्कर जो है यहाँ पर भी जो है चलता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अपमार्जक जो है ना, अपघटक जो है, इस पर जो है चाहे प्राथमिक पोषक स्तर हो, द्वितीयक पोषक स्तर हो या फिर तृतीयक पोषक स्तर हो, सभी जो है डायरेक्ट इनसे क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, मतलब इन पर निर्भर करते हैं। समझ में आया। ओके, अब इसके बाद जो है आगे जब नेक्स्ट क्लास होगी भी उसमें हम पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, किस प्रकार जो है पिरामिड बनता है। ठीक है ना। तो आज आप जो है समझ गए होंगे कि पर्यावरण जो होता है ना, पर्यावरण में कितने घटक पाए जाते हैं, 2 घटक। कौन कौन से, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या होते हैं, जैविक घटक में एक तो होता है जितने भी जो जीव जंतु हैं वो सब क्या होते हैं, जैविक घटक में आते हैं, है ना। ओके, और जो अजैविक घटक होता है उसमें जो है जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जैसे कि मिट्टी है, हवा है, जल है, प्रकाश है, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। ठीक है, और इन दोनों के मध्य जो संबंध जो होता है और उनसे जो एक तंत्र बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र में ही कोई भी जीव क्या होता है, वो जो है उनकी उत्पत्ति पर किसी पारिस्थितिक तंत्र में होती है और वहीं पर वो क्या करते हैं, जीवन जीते हैं, है ना। और उनके जो है जितनी भी जो आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनके जीवित रहने के लिए वो सब जो है वहीं पर क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। और वहीं पर क्या होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को, जीवन को जीते हैं और वहीं पर क्या हो जाते हैं, उनकी लीला समाप्त हो जाती है, मतलब मर जाते हैं। तो ये जो तंत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। और पारिस्थितिक तंत्र में जो है सभी जो है दूसरे जीवों पर या फिर अजैविक घटकों पर किसी न किसी रूप में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। समझ में आया। इकोलॉजी, यहाँ इसके अलावा जो है इकोलॉजी शब्द की जो पारिस्थितिक तंत्र जो है सब उनको जो है इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। और इको का अर्थ क्या होता है, जो इको का अर्थ होता है घर, है ना। और लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन, मतलब जो है घर का अध्ययन, मतलब उनके आवास का अध्ययन। और कोई भी जितने भी जीव जंतु हैं वो जो है उनके जो है उनका जो प्राकृतिक आवास है वहीं पर क्या रहता है, जीवित रह सकता है ना। अन्य जगहों पर यदि हमको उनको जो है रखना चाहें तो उनके लिए जो है जीना जो है मुश्किल हो जाता है। और वो जो है वहाँ पर जो है अनुकूल, उनके जो है प्रतिकूल आवास में यदि हम रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, जो है वो जीवित नहीं रह पाएंगे। समझ में आया। तो ये क्या था हमारा पारिस्थितिक तंत्र, है ना। पारिस्थितिक तंत्र में जो है आप और समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र देख सकते हैं और कई प्रकार के जो है ये सब जो है पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण आप जो है अपने आसपास में देख सकते हैं। जैसे तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, वहाँ पर कौन कौन से जीव होते हैं, कौन कौन से जैविक घटक है, कौन कौन से अजैविक घटक हैं और किस प्रकार से निर्भर हैं। ठीक है, ओके।
तो और इसके अलावा जैसे कि उत्पादक की बात करते हैं, उत्पादक जो हरे पेड़ पौधे जितने हैं सब क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता कौन कहलाते हैं, जो हरे पेड़ पौधों को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। तो उसमें भी जो है उपभोक्ता में भी क्या होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, है ना, क्योंकि हरे पेड़ पौधे खाते हैं। तो जो द्वितीयक जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद जो है जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम जो है आगे जो है पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।